और रोज की बात है हमने जो पूरे विश्व की जो कर रहे हैं। तो उसी दृष्टिकोण में हम आज जो विषय हमारे सामने स्क्रीन पर है वो देख रहे हैं। मूल निवासी बहुजन आंदोलन अपने लक्ष्य से दूर क्यों। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, मूल निवासी बहुजन आंदोलन से दूर क्यों है, हमारे है। साथ इसमें बनेंगे अ, दो डॉक्टर हैं, सामाजिक डॉक्टर हैं, एकेडमिक डॉक्टर हैं, और हम उनके साथ आपको रूबरू करवाएंगे। पहले डॉक्टर है हमारे साथ डॉक्टर स्वपन सुमन, मूल निवासी संघ झारखंड से हैं डॉक्टर स्वपन सुमन। और हमारे साथ और एक डॉक्टर है डॉक्टर पिंटू कुमार, हमारे साथ हैं, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया बिहार से हैं। और हमारे साथ राजनीतिक दल के भी एक साथी जुड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक बिहार से हैं, मूल निवासी कुमोद कमल जी हमारे साथ हैं। आपको इस विषय पर आपको जानकारी देंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सभी पहले सबसे पैनलिस्टों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में, और हम शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले हम चलेंगे डॉक्टर सपन सुमन के पास, सपन कुमार के पास। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज सोशल मीडिया में चल रहा है, बहुजन चल रहा है, अल्पजन चल रहा है, सर्वजन चल रहा है, ये अगर हम इसको ऐतिहासिक रूप से अगर हम समझने का प्रयास करें, तो सिद्धार्थ गौतम से हम इस बात को लेते हैं। बुद्ध ने यह संकल्पना दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन इसके पीछे सिद्धार्थ गौतम, महामानव सिद्धार्थ गौतम, जिसने पूरे विश्व में समता स्वतंत्रता स्थापित करने का एक आंदोलन चलाया, उनके उनका जो उद्देश्य रहा है, किस परिस्थिति में उन्होंने स्थापित किया, ये हमें बताएं जी, सपन सर। धन्यवाद सर, जी और नमस्कार आप सभी साथियों को। जी मुझे इस न्यूज नेटवर्क में जो आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जी तो आपका जो सवाल सर है कि बहुजन शब्द की संकल्पना हम्म, सिद्धार्थ गौतम ने की। वाकई जो बहुजन शब्द आया है, जो उसकी उसकी उत्पत्ति हुई है, हम्म, वो कहीं ना कहीं हमारे जो सिद्धार्थ गौतम है, जो जो तथागत बुद्ध जो थे, वो लेकर आए हैं। और इनके पीछे उनका जो मकसद था, बहुत ही गुड़ था। मैं बात करूं, जब सिद्धार्थ गौतम अपने साम्राज्य में हुआ करते थे, जब उनका काल था, वो कहा जाता है कि जो हमारे सिद्धार्थ गौतम जी का जो काल था, वो काल से पहले वैदिक विचारों की व्यवस्था हुआ करती थी। तो ये वैदिक विचारों की व्यवस्था को हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी हो गए, ये फुले जी हो गए, जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने इन्हें डार्क एज कहा है। तो मैं बात करूं इस संदर्भ में कि सिद्धार्थ गौतम ने
अपने आसपास अपने आसपास के लोगों को देखकर जो उन्होंने मन में उन्होंने ठानी कि हम जो इस समाज में जो हो रहा है, वो जितनी असमानताएं हैं, कर्मकांड हो रही है, जो लोगों लोगों को जो चमत्कार की जो एक वो आ गया था कि हाँ चमत्कार होते भी हैं, गंगा में स्नान करने से लोगों का पाप शुद्ध हो जाता है, धुल जाता है, अन्याय का जो माहौल उन्होंने देखा अपने समाज में, तो उस समाज को देख के उन्होंने जो वैराग्य भाव का जो मन में था, उन्होंने उनका जो सांसारिक सुखों से मन हटकर और वैराग्य भाव की ओर बढ़ा। तो उनका जो वैराग्य भाव की ओर बढ़ा, ये कहीं ना कहीं सिद्धार्थ गौतम जी के मन में ये आशा, ये जो मन में क्वेश्चन था कि आखिर ऐसा ही क्यों, आखिर लोग, आखिर जो जीवन होता है तो मरण भी होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, लोगों के शरीर में अगर रोग होता है तो ऐसा क्यों होता है, लोग बुढ़े होते हैं, मर जाते हैं। तो सारे विचारों को देख के उनके मन में एक जो ज्ञान की भावना जगी, क्योंकि हाँ हम कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध को, जो जो तथागत बुद्ध है, हमें एक नजर से इनलाइटमेंट की तरह से उनको देखते हैं, एक ज्ञान की दृष्टि, एक ज्ञान का प्रकाश से हम उन्हें जानते हैं, उन्हें समझते हैं। तो उन्होंने बहुजन शब्द को लाया। बहुजन शब्द, जहां तक आप सभी, हम सभी यहाँ जितने भी बैठे हैं पैनल पे, बहुजन लोगों शब्द का अर्थ जानते हैं कि अधिक संख्या में, जिसकी संख्या ज्यादा हो उसका वो होना चाहिए। बट उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है, वहां पे असमानता थी, वहां पे जो सवर्ण वर्ग के जो जो सिस्टम था, जो जो जाति प्रथा थी, तो उन्हें देखकर इस बात को बहुत खला और उन्होंने समझा कि ऐसा क्यों है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, तो जब बुद्ध, भगवान बुद्ध को मैं बात करूं, तथागत बुद्ध को जब अपनी बौद्धिक का ज्ञान होने से एक दिन पूर्व जब उन्हें जो सपना आया, हम लोग कहते हैं कि 5 सपने थे उनके, 5 सपनों में एक सपना था, जो पहला सपना था कि पूरी दुनिया में बुद्ध विचार फैले। तो बुद्ध विचार जो था, बुद्ध विचार वो क्या था बुद्ध विचार, क्योंकि यहाँ पे यहाँ हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि बुद्ध विचार को मानना, अहिंसा पूर्व वो जीवन जीना, वो कहीं ना कहीं जातिवाद को ना मानना, जो चातुर्वर्ण था उसको ना मानना, यज्ञ पे विश्वास न रखना, और कहीं ना कहीं किसी ग्रंथ को जब तक से आप उस ग्रंथ को साबित न कर ले, तब तक से आप उसके बारे में अगर स्पष्ट रूप से ना जाने, तब तक से उसको ना माने। क्योंकि हम कहीं ना कहीं लोगों ने क्या किया है, हमारे जो ब्राह्मणवादी जो संस्था है, उन्होंने अपने इन्होंने बुद्ध को अपना एक जो 8वां अवतार उन लोगों ने जो घोषित किया था, तो उन्होंने 9वें अवतार में इनको रखा। क्यों रखा? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का रुझान, लोगों का झुकाव, लोगों का जो ज्ञान का उत्थान जो उस समय होने लगा था, उस समय होने के कारण उन्होंने इनको 8वें जो 8वें अवतार के रूप में रखा और इन्हें इन्हें कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ दिया। तो इस सब बातों से जो भगवान का जो उनका विचार था कि जो हमारा विचार, जो बुद्ध का विचार है फैले और सारे लोगों में जो बुद्ध की विचार जाए, लोग उसे ग्रहण करें, सबों के लिए जो जो दरवाजे हैं सबके लिए खुल जाए, मीन्स मास मूवमेंट हो। क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय क्या था कि जो अल्पसंख्यक थे उस समय, अल्पसंख्यक मीन्स जो ब्राह्मणवादी जो उस समय था, तो कहीं ना कहीं वो दबे हुए थे, वो अपने बारे में किसी से न कह पाते थे, न कहीं दुख रो पाते थे, कहीं ना कहीं वो भगवान को ही मानते थे, वो कहीं ना कहीं एक चमत्कार का ही इंतजार करते थे कि कोई चमत्कार होगा और हमारे लिए ये होगा। तो उन्होंने एक ऐसी गढ़ रखी थी कि उनका उठना वहां से मुश्किल था। लेकिन हमारे जो सिद्धार्थ गौतम जी हैं, जो बहुजन शब्द को लेके आए हैं, उनका उत्थान किया। और जो सपना था, चौथा सपना उनका था कि 4 अलग अलग पंछी आके उनके शरीर को टच किए, अलग अलग वो कलरफुल में, और टच करने के साथ ही सबका रंग एक जैसा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना चाहिए
कि हम जो वर्ग में बटे हुए हैं, वर्ग से ना बट के हम सभी एक हैं, हमें समानता का अधिकार है, हम बहुजन हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने इस वर्ड को लाया। और परिस्थिति कैसी भी हो, हमें परिस्थिति में ऐसा नहीं कि बहुत लोग होते हैं कि परिस्थिति में अपना धर्म बदल लेते हैं, पर ये परिस्थिति को देख के अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो पांचवा जो सपना था उनका, वो इसी बात पे था कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि धम्म का जो अर्थ है, जो हम लोग बुद्ध धम्म बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं संघर्ष से आया है, क्योंकि संघर्ष ही हमें संघर्ष ही सिखाता है। तो उनका एक दूरदृष्टि था, ना वो कोई पंडित थे, ना वो कोई वो वैराग्य थे, वो एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें समझाया। और हम जो बहुजन शब्द को लाया और हमारे लिए जो हमारे जो असमानता का जो वो है, उसको समानता में कन्वर्ट किया। और हमें बताया कि आप चमत्कार पे नहीं, आप अपनी मेहनत पे, कर्म पे आप विश्वास करें। जी सर, धन्यवाद। जी ओके। हाँ, अब आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू एमबीएन नेटवर्क से जुड़ने के लिए सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सम्राट अशोक का शासन काल पर अगर हम एक अवलोकन करें, तो सम्राट अशोक का शासन काल अपने आप में एक बहुत बड़ा, आज के परिवेश में प्रशासनिक और सामाजिक और जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो नए विचारों को समझने का एक बेहतर शासन प्रणाली है। सम्राट अशोक भारत के उस शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत तो एक हिंदू धर्म और धर्म को अनुसरण करते हुए करते हैं। लेकिन जब कलिंग विजय के बाद जो सम्राट अशोक की जो अभिलेख 13 है उसमें व्याख्या भी किया गया है, और कलिंग विजय के बाद उनमें बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन होता है। और वो हृदय परिवर्तन जो है वही हमारे मूल निवासी संघ और उसकी विचारों की जो सामंजस्य है, जो तथागत बुद्ध ने बहुत पहले से एक अहिंसा को मार्ग को अनुकरण करते हुए लोग एक शांति और पूरे विश्व कल्याण की बात करते हैं। अशोक ऐसा पहला सम्राट हुए जिन्होंने उसको व्यवहारिक रूप में उतार कर, और अपने न सिर्फ व्यवहारिक रूप में उन्होंने जीवन को आत्मसात करने का कोशिश किया, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी एक परिवर्तन देखने को मिला। और वही वो मार्ग रहा जिसके कारण सम्राट अशोक से सम्राट बने और पूरे विश्व में एक उनकी अध्ययन पद्धति के साथ साथ हर लोग उसको अध्ययन करने लगे। सम्राट अशोक के जीवन जानकारी के साथ साथ वहाँ के उस समय के जो तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, कैसे समाज को विकसित होना चाहिए, वो बिल्कुल एक बहुजन समाज के साथ साथ बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की कॉन्सेप्ट को बिल्कुल वो एक प्रासंगिक है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने, चाहे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर हो, जो भी हो, उनको एक बहुत बड़ा एक उनको एक अपने भारत की नई प्रशासनिक व्यवस्था, नए संविधान को तैयार करने में इनका एक बल मिला। अगर हम 14 सभी अभिलेखों की बात करें तो सभी अभिलेखों में बात करते हैं कि जैसे सप्तम अभिलेख की बात करें तो उसमें बात करते हैं कि सभी जाति धर्म का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और प्रशासनिक स्तर पर जो भी एक तंत्र है
समाज के हर एक धर्म को, हर एक जातियों को, संप्रदाय की, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। कोई भी ऐसा अभिलेख हो, राजकीय पदाधिकारियों को वो आदेश देते हैं कि अगर सर्वजन हिताय की काम हो तो वो हमें कहीं भी किसी भी समय लोक हित कार्य के लिए वो हमें निर्देश मतलब सुझाव दे सकता है, निर्देश दे सकता है। मतलब एक राजा के वे में वो चाहते हैं कि प्रजा की सुखी और प्रजा की जो संपत्ति है, जो प्रजा की जो कठिनाइयों है, उनको एक राजा को समझने का प्रयास करना चाहिए। और एक राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, ये तभी सफल माना जाता है जब जनता को सुनने के लिए, उनके समझने के लिए, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए समाज के सभी वर्गों को विशेष ध्यान देते हुए उन्हें प्रोत्साहन करने के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करे। ये सम्राट अशोक के शासन काल को तत्कालीन जो परिवेश की जो वातावरण है, और वो आज से लगभग 4-4.5 हजार वर्ष पहले की बात को उन्होंने चरितार्थ किया, जो आज वर्तमान समय में भी बहुत प्रासंगिक है। इसलिए सम्राट अशोक की जो बात हो रही है या उसके प्रशासनिक तंत्र की बात है, भारत इससे अछूता नहीं है। भारत के संविधान हो या भारत की कोई भी प्रशासनिक तंत्र हो, आज उनसे ही मिलता जुलता है। मौर्य शासन काल में सबसे ज्यादा प्रभावी शासन काल, और पूरे दुनिया के जितने भी वंश हुए, चाहे जितने भी आप इतिहास के उन इतिहासविदाओं के बारे में समझने का प्रयास करें, इतिहास के उन सभी कालखंडों का अध्ययन करने का पश्चात में यह अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ा जो शासन प्रणाली वो सम्राट अशोक का रहा, और उसमें उस सम्राट अशोक की शासन प्रणाली आज भारत की शासन प्रणाली है, जिसको बाबा साहब सभी दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर रहा, जो हमारे धार्मिक धरोहर रहा, जो तथागत बुद्ध के उन बताए हुए उन मार्गों का अनुसरण जो करते रहे, वो बिल्कुल बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और मूल निवासी की जो परिकल्पना है, जो परिभाषा है, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें लगता है कि आज उनको जानने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है, और वो ही विचार वहां से बिल्कुल क्लियर हुआ, और जो व्यवहारिक जीवन में उतार कर एक समाज को नए बहुत ही सुखी संपन्न साम्राज्य माना जाता है। आफ्टर जब कलिंग विजय हुआ, कलिंग विजय के बाद जो उनकी हृदय विदारक जो घटना वहां घटी और उसके जो हृदय परिवर्तन हुआ, और जो सम्राट अशोक ने बुद्ध के मार्ग को अनुसरण करते हुए अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को पूरे श्रीलंका भेजने के साथ साथ अपने जो भी राज्य का जो मुख्य पुरोहित थे, जो भी व्यक्ति थे, सबको इस धर्म के प्रसार प्रसार में लगा। ये हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ एक धार्मिक धरोहर की एक जड़ है, जो भारतीय शासन प्रणाली को दुनिया की सबसे बेहतर प्रणाली में ला सकती है। और यही वो जड़ भी है जिसको भारत की संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक कल्पना भी रही, और इसी कल्पना के आधार पर इस समाज की सृजन करने के साथ साथ समाज को विकास करने की एक नई पहल की शुरुआत भी किया गया। ये अलग बात है कि आज के लोग जो स्वार्थ राजनीति से प्रेरित होकर अपने देश की हित को, देश की उन बहुजन उन निवासियों की समस्याओं को निराकरण करते हुए जो आज कर रहे हैं, वो राष्ट्र हित में नहीं है, वो हमारे हित में नहीं है, वो मूल निवासी भाइयों के हित में नहीं है, जो समाज को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसके बाद का जो सवाल है वो भी हमारा आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उससे पहले कुमोद सर के पास चलते हैं। कुमोद जी, आपका वीडियो ऑफ है, अगर आप ऑन कर लेंगे तो हम आपसे चर्चा शुरू करेंगे। चूंकि आप राजनीतिक दल से हैं तो उस दृष्टिकोण से भी हम चाहते हैं कि हम कुछ विचार आपसे ले। जी कुमोद जी। चलिए, उनसे बात नहीं हो पा रही है। पिंटू सर, हम आपके पास वापस आते हैं। आप ये बताइए कि आपने जो बताया अपने पिछले वक्तव्यों में कि कहीं ना कहीं जो सम्राट अशोक या सिद्धार्थ गौतम की जो संकल्पना है, उनकी जो सोच है, वो बाबा साहब ने संविधान में कहीं ना कहीं उसको रखा। चाहे इक्वालिटी आर्टिकल 14 की बात करें, 15 की बात करें, ओवरऑल जो है संकल्पना इक्वालिटी की है। लेकिन सर, ये 70 ईयर्स हमारे ऑलरेडी निकल गए, 70 साल निकल गए। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम बैकवर्ड क्लास के लोग, जो सारे लोग हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ कुमोद जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप वीडियो ऑन करिए, फिर हम आपसे बात लेंगे। जी, अभी पिंटू सर के पास हम हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ, तो पिंटू सर, मेरा ये आपसे सवाल है कि
क्या रीजंस क्या है? हाँ, पूरे विश्व में जहां डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है, वहां भारत में अभी भी एक बड़ा तबका जो है, जिस बहुजन की हम बात कर रहे हैं, उसका मूवमेंट भी चला रहा है। हजारों जो संगठनाएं हैं जो काम कर रही हैं भारत में, बहुत सारे संगठनाएं काम कर रही है। कोई दलित के नाम से कर रहा है, कोई पिछड़ा के नाम से कर रहा है, कोई ओवरऑल सबको लेके चल रहा है। तो फिर भी जो हालात है वो पॉजिटिव वे में नहीं दिखाई दे रहा है। जी, आपको क्या लगता है इसका? जी। देखिए, देश अगर आज 70 सालों तक की स्थिति के बाद भी आज हमारी स्थिति वहीं की वहां से थोड़ा सुधार भी हुआ है, हम्म। लेकिन फिर भी अगर हम एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, तो इसका वजह ये है कि हम अपने आइडेंटिटी को समझ नहीं पा रहे। राइट सर। हम में से 140-45 लोग सांसद बन रहे हैं, और वो विभिन्न दलों के इशारे पर ही वो सांसद बन के जा रहे हैं, लेकिन जहां हित की बात होगी अपने हित के बारे में आवाज नहीं उठाएंगे। चलिए हम पहले हम धार्मिक उद्देश्यों से शुरुआत करते हैं। अगर मान लिया जाए इस देश की 130 करोड़ जनसंख्या में शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो शेड्यूल कास्ट की लगभग जनसंख्या 35 से 40 करोड़ है। लेकिन 35 से 40 करोड़ जनसंख्या है। अगर हम शेड्यूल कास्ट में बुद्ध एक धर्म को अनुसरण करने वाले लोगों की जनसंख्या का जो लास्ट सर्वेक्षण में देखें, तो 1 से 2 करोड़ के आसपास। आखिर ये 34 से 35 करोड़ लोग कहाँ है? हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, राइट। और हिंदुइज्म में टोटली ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म का आस्था क्यों, क्योंकि हमारा एक्सप्लॉइटेशन का बेस धर्म रहा। अगर हम सामाजिक रूप से पिछड़े रहे, हमारे सांस्कृतिक रूप से पिछड़े रहे, तो उन धर्म ग्रंथों में, उन मनुवादी सांस्कृतिक ग्रंथों में, उन मनुस्मृति में हमें इस तरीके से बताया गया कि हम समाज के सबसे निचले अंग हैं, हमारा समाज का सबसे गंदे और हर तरह का गलत काम करने के लिए। फिर भी अगर हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, ऐसे धार्मिक अनुसरण करके जो हमें हमें एक इंसान नहीं समझता है, तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि 35-36 करोड़ शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या में 34 करोड़ आज भी उस ब्राह्मणिज्म ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, जो अपने ऊपर कभी उठने नहीं देगा। ये हमारा आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, उसके आधार पर व्यक्त होता है। दूसरा चीज है कि आज कोई भी बात होती है, अभी मैं प्रमोशन इन जॉब में बात कर रहा था, नौकरियों में आरक्षण की बात हो रही थी, प्रमोशन की बात हो रही थी, आपका आरक्षण जैसा मुद्दा हुआ, बहुत से बड़े इशू चले, पर 140 से 35 अगर सांसद हमारे देश के बन के जा रहे हैं, SC ST की संख्या मान लिया जाए, अगर OBC की जोड़ दिया जाए, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि इसमें जो दल है, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, उसमें से जितने हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो वही फॉलो करेंगे जो RSS का आइडियोलॉजी। राइट। इस तरीके से धार्मिक आधार पर हमारे लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं सजग थे, इसलिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब नागपुर अधिवेशन में बुद्ध दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो रो पड़ते हैं कि मुझे इस बात से ज्यादा दुख है कि मैंने आज जिनके लिए सब कुछ त्याग किया, जिनके लिए संघर्ष किया, जिनके लिए पूरा राष्ट्र में समझौता के अधिकारों की मांग किया, कि ये सांसद, डॉक्टर, इंजीनियर और IAS अफसर बन के अपने समाज को उत्थान करेंगे, आज यही लोग जब अपने पद, प्रतिष्ठा और सांसद, विधायक बन रहे, तो ये अपने समाज को पीछे छोड़ देंगे। मेरा जो कल्पना था, जो मेरा भारत स्वर्णिम भारत में मैं अपने लोगों की एक विशिष्ट स्थान और उनकी सम्मान की बात करता था, कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी हो पड़े, और लास्ट मृत्यु से 2-3 महीना पहले वो अंततः इस शोक में भी वो बहुत दिन तक रहे। कारण ये समझने की बात है, खुद हमारे ही बीच से बाबू जगजीवन राम 70 साल तक ये समझने में लग गया कि खुद वो पीड़ा हो करके, पीड़ित में BHU का प्रोडक्ट हूँ, और अपनी सारी व्यथा में बताते कि मेरे साथ किस तरीके से अछूत व्यवहार हुआ, फिर भी वो जाते एक समाज का ऐसा, कहीं ना कहीं वो बाबा साहब का अंतर विरोधी हो जाते। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि दो ऐसे स्पिरिचुअल जो देश को लीड कर रहे हैं, और एक बाबा साहब जो पूरे विश्व का एक आइकॉन बन रहे हैं, और अपने ही लोग के रूप इस्तेमाल कर दी जाए। यही वजह है कि जो हमारे लोग बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपने आइडेंटिटी को भूलकर दूसरे के इशारे पर चल रहे हैं। ये हमारा पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, फेल्यूर में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा फेल्यूर साबित है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये सर। कारण रहा है। राइट राइट सर, आपने सही कहा सर। मैंने जब अध्ययन किया बाबा साहब को, तो जो संविधान सभा में वो चुन कर जाते हैं, तो वो बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। मतलब जहाँ पे महाराष्ट्र में उनका पूरा एरिया रहा सर, कर्म भूमि रहा, वहां से कोई रास्ता नहीं निकला उनके लिए। एक बहुत बड़ी बात आपने रखी, जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारे किसी काम के
आज भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम डॉक्टर सपन के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुमोद सर के पास चलते हैं, उनका वीडियो ठीक हो गया है। आप बताइए कुमोद जी, क्या बाधाएं हैं जो अभी डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर ने हमें ये बताया कि भाई सिद्धार्थ गौतम ने दुखों को देखा और फिर ये संकल्पना लाई, फिर डॉक्टर पिंटू ने हमें बताया कि ये चल रहा है, मतलब आज भी वैसा ही दिख रहा है। आपको क्या लगता है, बाधाएं क्या है, ये बताइए। जी जी बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ सर, पहले तो सभी लोग को मेरा धन्यवाद देते हैं, इंडियन टीम को धन्यवाद देते हैं, और हमारे जो सहयोगी बैठे हुए हैं इस विषय पर जो डिबेट कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मूल निवासी बहुजन आंदोलन अपने लक्ष्य से दूर क्यों, सबसे बड़ा टॉपिक है। और इसमें हमारे पास जो बात है कि बाधा जो हमारे आखिर हम लक्ष्य से दूर पड़े, तो कहीं ना कहीं कोई बाधा है जिसकी वजह से हम लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो आज इन सभी विषयों से पहले एक महत्वपूर्ण हमको लग रहा है कि आज का जो दिन है, इसके बारे में कुछ हम थोड़ा सा बता दें कि आज का दिन क्या है। आज के दिन में हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने एक किताब को प्रकाशित किया था जिसका नाम था गुलामगिरी। आज ही का दिन ये हमारा कब का है, ये 1 जून 1873 को, और आज ही के दिन 1 जून 1835 को बाबा साहेब ने को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई का प्रिंसिपल भी बनाया गया था आज के दिन। और आज ही के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर 1 जून 1952 को निकले थे न्यूयॉर्क अमेरिका के लिए, और 5 जून को उनको डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि मिली थी। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जो टॉपिक है, जो विषय को लेकर बैठे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हमारे हिस्से में है कि इसमें जो बात आ रहा है कि हमारे मूल निवासी समाज का जो लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रहा, जिसके लिए बाधा क्या है और कल्याण कैसे संभव है। पहले सर कल हम इस चीज को तोड़ दें कि कल्याण नहीं, इसको सुधार करना होगा। इस कल्याण किसी की मदद से होता है, और सुधार अपना हक और अधिकार को जानने के बाद हम सुधार कर सकते हैं। इसीलिए कल्याण तो नहीं करना है, किसी का मदद तो लेना नहीं है, सुधार होना चाहिए, और इसके विषय में बात होती है। और ये जो बात है मूल निवासी समाज की बाधा जो है, ये सबसे बड़ा बात है कि जो मूल निवासी समाज है अपने आप के इतिहास को, हम यहाँ के मूल निवासी है, ये सबसे बड़ा बाधा है कि जिस दिन इस चीज को लोग जान जाएंगे कि हम यहाँ के हैं, और कुछ तो विदेशी लोग हैं जो कि यहाँ कर रहा है, अल्पसंख्यक होकर बहुसंख्यक बना हुआ है, ये माने बात ही आ रहा है। और ये जो बात है कि इसमें हम 2-4 पॉइंट करके लिखे हैं कि सभी को अपना सही इतिहास की जानकारी होना पड़ेगा। दूसरा है कि जो हमें इतिहास बताया जा रहा है वो इतिहास हमारा नहीं, वो लोग मतलब वो लिख चुके हैं, और उनको हमारे पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ देते हैं और उसी को समझ जाते हैं कि हमारा इतिहास है। तो ये भी बाधा है। हमको अपने तर्क के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको खोज के रखना होगा कि आखिर हमारा इतिहास, वास्तविक इतिहास क्या है। एक किताबी इतिहास और एक सामाजिक इतिहास, 2 तरह के इतिहास। किताब के नॉलेज से किताब आपको मिलता है, और घर में भी आप अपने इतिहास को पता कर सकते हैं कि आखिर हमारा मुख्य रूप से दुश्मन कौन था। और जैसे दादाजी से पूछेंगे कि हमारा दादाजी आपका मैंने मतलब पहले आप किससे डरते थे, दादा परदादा से पूछेंगे कि आपको किससे भय। तो ये सब जब तक हम अपने, देखिए वो जो समाज है, वो समाज अपने बच्चों को 500 साल का इतिहास बताता है, और हम लोग क्या है, हम लोग अपने बच्चों को 50 साल पहले का इतिहास नहीं बताते, ये दिक्कत है। तीसरा, उनके द्वारा प्रचारित धर्म ग्रंथ पर लोग बिलीव कर जाते हैं कि जो धर्म में लिखा है वही बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है, और उस पर ना कोई तर्क करना है, ना उसका अर्थ के बारे में जानकारी करना है कि आखिर वो कह क्या रहा है, बस वो कहेगा और लोग मानते जाएंगे। तो ये भी हमारा दिक्कत वाली बात है। चौथा के रूप में हम समझते हैं कि अपने महापुरुष को ना वो जानते हैं, वो उनके महापुरुष को जानते हैं। हम लोग के अपने महापुरुष को आज हमको लगता है कि अगर ज्योतिबा फुले को खोजा जाए अपने सिलेबस में तो मिलेंगे नहीं। हम लोग खोज कहाँ पाएंगे? तो फिर तो आपको अपना इतिहास को जानना होगा। तो
मान के चलिए कि हम ज्योतिबा राय फुले को हम किताब में नहीं देख पाए, तो आपको अपने से सर्च करना होगा। जैसे आज सब लोग और सब धर्म ग्रंथ के जितने भी अपने इष्ट लोग हैं, इष्ट देवता लोग जो है, उनके बारे में लोग जानते हैं और वो लोग अपना उस पर बखान करते हैं। आपको अपने बारे में बखान करना। हमारे नजर में बहुत लोग किताबी जानकारी रखते हैं, सामाजिक जानकारी नहीं रखते हैं। किताब के बारे में जानते हैं, बस समाज के बारे में जानते ही नहीं है। सामाजिक जानकारी रखना होगा। और पहला बात है कि अपने महापुरुषों के द्वारा दी हुई मार्ग को ही हम लोग को अपनाना है। दूसरा उसमें एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो कुछ किए हैं हमारे महापुरुष तो सोच समझ के किए हैं, उसको विश्वास कर। जैसे कि तथागत बुद्ध का नाम आया था हमारे बीच में, हम लोग के बीच में तथागत बुद्ध नाम आना जायज है। तो उनका उद्देश्य क्या था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब क्या किया जा रहा है? सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाय। अब हमको लगता है कि सर्वजन में सब लोग हैं, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो अच्छे लोग और बुरे लोग, इसका मतलब है कि अच्छे लोग का भी साथ चाहिए, बुरे लोग का भी साथ चाहिए, बुरे लोग का भी हित चाहिए और अच्छे लोग का भी हित चाहिए। तो ये कभी से मतलब बैठता नहीं है। तो इसलिए हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। अपनी पहचान और अपना पहचान होना बहुत पहचान होना बहुत ही जरूरी है। अपना पहचान का आज के देश में सबसे बड़ा मुख्य चीज है कि अपना राष्ट्रीय लेवल का मतलब क्षेत्रीय राष्ट्रीय लेवल का हमारा अच्छा महापुरुष लोग हमारे क्या बोले, शिक्षित करो, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, ये लिखा गया है। अब ये तो नहीं लिखा गया है कि शिक्षित हो, पार्टी बनाओ, संघर्ष करो, ऐसा तो नहीं लिखा है हमारे। लेकिन हमारे लोग करते क्या है? शिक्षित होते हैं, पार्टी बनाते हैं, चलते हैं संघर्ष करने। तो इस तरह से करके क्या हुआ, तो क्षेत्रीय स्तर पर आप कुछ मजबूत हुए, और जब मजबूत हो भी गए तो व्यक्तिवाद उसमें आ गया, व्यक्तिवाद आ गया, तानाशाह आ गया। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद का अंत होना तय है। ये सब मुख्य चीजें हैं। अब ये जो बता रहे हैं कि अच्छा संगठन की बात ये कि हमको आज ही नहीं, ये जो हमारा तथागत बुद्ध थे, भिक्षु संघ बनाए थे, और उसमें क्या त्रुटि आई कि मतलब वो जो आया, जो भी जैसे भी आया, तो संगठन बनाना होगा, वो भी राष्ट्रीय लेवल का संगठन होगा, और राष्ट्रीय लेवल का संगठन होगा तभी जाके आपको कोई काम हो पाएगा। ये सब हमारी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हम लोग अपनी लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पा रहे। जी सर। जी धन्यवाद। मतलब आप राजनीति नेता है, मतलब बोलना है, अपना पूरा बात पूरा करना है। जी धन्यवाद। कुमोद जी एक बात, एक मिनट। हाँ जी, एक तो इम्पोर्टेंट बात आपने ये बताया जो डॉक्टर पिंटू ने बताया, सपन ने बताया कि आइडेंटिटी हमारी समस्या है। और एक जो सबसे अच्छी बात आपकी मुझे लगी कि आपने कांग्रेस बीजेपी को टारगेट में नहीं लिया, वो हमारा समस्या नहीं है, हमारा समस्या हम है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी समस्या हम ही है। हाँ, हमारे लोग जो 34 करोड़ उधर है, डॉक्टर सपन ने बताया कि जो सिद्धार्थ गौतम ने जो सोचा वो हम नहीं, सेल्फ है ना। बहुत अच्छी आपकी जो संकल्पना, जो सोच है, जो राजनीतिक दल का जो वास्तव में जो होना चाहिए कि लोगों को जागृत करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन, हम आपके पास आते हैं, डॉक्टर सपन से हम बात करते हैं। आप हमें बताइए कि जैसी बात किया जा रहा है कि बहुजन समाज, क्या इससे देश का डेवलपमेंट नहीं जुड़ा हुआ है? मतलब जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं देना चाहते शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अदर बैकवर्ड क्लास को, माइनॉरिटी को, उसको राइट्स क्यों नहीं देना चाहते? अगर मान लेते हैं कि वो सर्विस में आ जाते तो देश हित में तो वो बढ़ेंगे। वो क्या चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो सवाल है सर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। आपने बोला कि देश हित, देश का जो समृद्धि है वो कहीं ना कहीं हमसे, हमारे लोगों से वो जुड़ा हुआ है। तो हम अपने जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, तो हम उनका अपग्रेडेशन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि देश की समृद्धि किससे नापी जाती है। देश की समृद्धि अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 1 नापी जाती है समानता से, कि वहां पे किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत ना हो, लेकिन सब एक तौल पे रहे। अच्छे देश को मैं, अच्छे समाज की, अच्छे देश को मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि लोगों के पास पहनने को अच्छे कपड़े हो, मकान हो, एक क्या बोलते अनुशासन हो,
तब जाके एक हमारा अच्छा समाज बनता है। लेकिन आजकल हमारे समाज के लोग जो बहकावे में आ रहे हैं, जो चमत्कारों पे, जो हमारे जो मतलब हमारे जैसे कि ये कुमोद सर ने बोला कि हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे महापुरुषों को छोड़ के हम उनके महापुरुषों की पूजा पाठ में हम लगे हुए हैं। तो आजकल लोग रोटी रोटी के मोहताज है। आजकल आप देख रहे होंगे कि समाज में लोगों को चावल, आटा, ये सब जो अनाज है बांटा जा रहा है, वो बांटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को निसहाय, मतलब एक आप कम ना करें, हाँ आप हमारे पे रहें, निर्भर रहें। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा यहाँ भी आ जाता है, मरने भी नहीं और दे, यहाँ पे है ना। हाँ जी 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 जी, यहाँ पे तो पुण्य और पाप का ऐसा परिभाषा गढ़ दिया है कि आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, आपके साथ ऐसा करेंगे तो ये होगा। और हमारा जो खर्च है, अगर हमारे घर में कोई भी प्रकार की अगर आमदनी आ रही है, इनकम आ रहा है, तो हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के बजाय हम जाके दान दक्षिणा कर रहे हैं, मंदिरों में वो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, और उस चढ़ावे का फायदा उठा करके जो जो 15% लोग हैं, जो समाज है में जो ब्राह्मण जो जात है, जो जाति के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस पैसों को खर्च वो अपने घर के उत्थान में लगा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। जाहिर सी बात है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, बट हमारे समाज का यहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा। आप एक बात बताइए, भारत में 850 जज हैं लगभग, मैं बताऊं हाईकोर्ट में जज हैं, लेकिन और ऐसे 14 ऐसे हाईकोर्ट है जहाँ पे SC ST के मतलब हाईकोर्ट में जज है ही नहीं। तो ऐसी वो दशा आन पड़ी है कि अंधविश्वास जो है, अंधविश्वास को अंधविश्वास में हमारा समाज पूरा गड़ गया है। आप देख पा रहे हो, आप तो जानते ही होंगे कि आर्टिकल 15 और 16 के अनुसार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, धर्म के आधार पर छोटा बड़ा समझा नहीं जाता, जनरली ये जो वो कहा गया है। पर हमारे समाज में धोबी है तो वो कपड़े ही धोएंगे, जो भी है, भंगी, चमार, मोची, सब अपनी जाति में ही जुड़े हुए हैं, उससे उठने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपनी जो मूल्यवासी पहचान है, जो आइडेंटिटी है, जैसे सर ने बताया, वो उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल ले लें, जो हमारे अलग जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है, आप ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, सऊदी अरब ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, UK ले लीजिए, वहां पे जातिवाद के नाम पे कुछ नहीं है, वहां पे कर्म विशेष प्रधान है। कर्म, जैसा आप काम करेंगे वैसा आपको उसका जो रिजल्ट है वहां मिलेगा। तो वहां पे लोग क्या है, वहां पे डेवलप क्यों है कि वहां पे लोगों को काम करने की आजादी है, अपने विचार रखने की आजादी है, सोचने की आजादी है। लेकिन हमारे यहाँ जब तक से ये आजादी नहीं मिलेगी हमें हमें हम इसी जो असमानता है, हमारा जो चमत्कार है, पाप और पुण्य में अगर हम लगे रहेंगे, तो हमारा जो देश है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या के रेट में हम बोलेंगे, जो हमारे 85% हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो 85% अगर लोग अगर सही रूप में, सही ढंग से, सही विचार से हम अपने महापुरुषों को जाने, महापुरुषों को समझे, और हम एक समाज का जो हम लोग एक बना रहे हैं समाज, तो समाज कैसे बनेगा? समाज वैसे बनेगा कि हम लोग एकजुट होके एक ही जो प्रतिनिधि हमारे जो जाएंगे उनको समझे, तो तभी हमारा देश का जो है वो समृद्धि की ओर जा पाए। एक चीज और हम आपसे जोड़ के सवाल करना चाहते हैं कि हम लोगों ने नहीं निभाया, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, 70 सालों से हम अपने ही कामों में लगे रहे, उसी धर्म में फंसे रह गए, बड़ा नुकसान हुआ। मतलब एक तो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, आरक्षण भी लगभग आप समझिए कि कहने भर को रह गया है ना। बिल्कुल, और बिल्कुल, गलत तरीके से संविधान का इंटरप्रिटेशन करके फिर उन्होंने 10% उन्होंने ले लिया। एक तो उनका पहले से ही ऑलरेडी 70% भरा हुआ है और फिर वो और 10%, बड़ा नुकसान हुआ। आपको क्या लग रहा है? मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी 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 जी, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, नुकसान तो हुआ है, और बहुत ही एक होता है ना गहरा चोट जिसको बोलते हैं, वो गहरा चोट पहुंचा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो महापुरुष हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, फूले जी हो गए, वो हमारे लिए लड़े हैं, हमारे लिए ही वो संघर्ष किए हैं। और हमें बाबा साहेब ने ऐसा संविधान रूपी हमें जो पहचान दी है, हमारी जो आइडेंटिटी दी है, हमें जो इस समाज में रहने के लायक जो बनाया है, तो उस संविधान को ही हम भूल गए। उस संविधान के तहत हम लोगों ने नौकरियां पाई, हम जिस पोस्ट पे है, हमारे जो
जो फादर मदर जो भी हैं, जितने भी सबों के जो पोस्ट पे हैं, जिस पोस्ट पे गए हैं, वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन आरक्षण के मदद से ही वहां तक पहुंचे हैं। तो एक बाबा साहेब ने बहुत ही अपने समय पे एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल दिया था कि जब महाभारत की कहानी से रिलेटेड है कि मैं बताऊं, जब पांडव और कौरव का जब युद्ध हुआ था, जो वहां पे भीष्म पितामह जानते थे कि हम गलत का साथ दे रहे हैं, इवन कर्ण जो थे ये भी गलत का साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम नमक हलाली नहीं कर सकते हैं, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने संविधान से आरक्षित लेकर के हम नौकरी पे जा रहे हैं, लेकिन हम अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि बाबा साहेब ने इस बात का शोक जताया था, जैसे कि पिंटू जी ने वो बताया कि उनको लगा था कि हमारे मूल निवासी जो बहुजन है, तो उनके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा पावर है। अगर उनका वो प्रयोग करते हैं, मूल निवासी समाज में से अगर कोई नेता हमारा जाता है और उनको वाकई में अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो पावर है, उनका अगर सही में ज्ञान होगा, तो हमें जरूर से जरूर शासक बना देगा, और हम जो चाहते हैं वो होके ही रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ा, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग हैं, हम अगर सपोज कि मेरे फादर ही हो गए या सबसे कोई हो गए, तो अगर हमें बचपन से ही, क्योंकि अभी क्या नाम है जी, कुमोद जी ने बताया कि हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कहीं कहीं भी अंबेडकर जी का नाम नहीं है, सही ढंग से क्या उन्होंने किया है, फूले जी का नाम नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझे, हम उनको ज्ञान दे, अपने बच्चों को ज्ञान दे, अपने बच्चों को समझाएं कि हम कौन है, हम क्या हैं, हमारी मूल निवासी पहचान क्या है, तो ये जो समाज का जो हम लोग बोलते हैं कि हम पिछड़े हैं, तो पिछड़े नहीं रहेंगे। हम मूल निवासी बहुजन हैं, और हम अपनी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति हो सकती है, लेकिन बकायदा हम अपने जो ज्ञान है, जो सामाजिक ज्ञान है, जो हमारे महापुरुषों ज्ञान है, हमें सही ढंग से, सही जो हमें निर्देश दे रही है, जो दिशा निर्देश दे रही है, हमें उन पे जाना होगा, तभी हो पाएगा। जी, बहुत बहुत आभार आपका। कई सारी बातें आपने बताई। ऐसे ठीक है, हम महाभारत रामायण का हमारा वैल्यू नहीं है, लेकिन उससे जो आपने उदाहरण दिया कि नमक हलाली कम से कम, हाँ, वो नहीं करनी चाहिए। चलिए, पिंटू सर, आप हमें बताइए कि क्या सॉल्यूशन आपको देखते हैं, मतलब ये जो हालात बन रहे हैं, अल्टीमेटली क्या सॉल्यूशन आप देखते हैं। हम अंतिम पड़ाव में भी ऐसे, उसके बाद कुमोद सर से हम लेंगे। आप बताइए डॉक्टर पिंटू सर, सॉल्यूशन बताइए जी। माइक को सर अनम्यूट कर लेंगे, माइक को अनम्यूट कर लेंगे जी। ओके, थैंक यू। ओके सर। अगर इसका हम समाधान की बात करेंगे तो हमारा समाज में इतना लेरिक किया हुआ है, इतना दरारें दिया हुआ है, इतना इस तरीके से उन्होंने अपना प्रॉब्लम्स बना दिया है कि हम आपस में ही इतना उलझे हुए हैं कि हम कभी उससे निकलने की बात ही नहीं करते। बहुत से विचारों का यहाँ पर समागम हुआ है, और मुझे तो पहला हमें समाज की अपनी आंतरिक कला को हटाना होगा। हम एक धार्मिक आधार पर अगर हम तिरस्कृत किए जा रहे हैं, तो हम फिर एक ही मूल निवासी, एक ही कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज और डिफरेंट जातियों के साथ में अपनी वैमनस्य है उसको हटाना है। दूसरी चीजें, हम बहुत हमारे बीच से जब तक एक राजनीतिक रूप से हमें पावर नहीं मिलेंगे, बाबा साहब इस बात को कहते थे कि सामाजिक क्षमता या सामाजिक क्रांति तभी आएगा जब राजनीतिक और आर्थिक रूप से हम सशक्त होंगे। हमारे इसीलिए उन्होंने राजनीतिक हथियार के रूप में हमें, जो लोग बार बार बात करते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण आरक्षण, मैं इसको प्रतिनिधित्व मानता हूँ, रिप्रेजेंटेशन मानता हूँ। हमारा रिप्रेजेंटेशन समाज के हर एक वर्ग से, और ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ लोग, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि उनको आरक्षण होने के बाद ये फायदा मिला, रिप्रेजेंटेशन का कतई मतलब नहीं सिर्फ आर्थिक उन्नति से बल्कि सामाजिक उन्नति से भी है। तो जो हमारे बीच से दल जा रहे हैं, भले वो किसी पार्टी का हो, लेकिन बाबा साहब और सबके विचारों को लेकर एक अपने विचारों के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना जरूरी है।
दूसरी बात ये है कि हमें एकेडमिक लेवल पर, मैं एक एकेडमिक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मैं इस बात को बड़ा गहराई से आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे हायर पोस्ट पर तो बिल्कुल ही लोग नहीं है। जैसे सेक्रेटरी हो गए, चीफ सेक्रेटरी की बात होगी, वाइस चांसलर की बात होगी। अगर राइट। विश्वविद्यालय में कोई चीज बदलाव लाना है तो वाइस चांसलर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसा लाना है, क्या पढ़ाना है, किस तरीके से एक्स्ट्रा कोर्सेज लेना है, क्लासेस लेना है, कितना हम अपने बच्चों को बनाए। उसी प्रकार राइट। से अगर प्रशासनिक क्षेत्र में बात करें तो चीफ सेक्रेटरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे अभी हमारे एक कलीग ने जो डिस्कशन में भाग ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाई सुप्रीम, अगर डिसीजन की बात करें या लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात करें तो जजेस की भूमिका है। आप आज के डेट में देख लीजिए कि मात्र एकाध दो वाइस चांसलर हैं पूरे देश भर के विश्वविद्यालय में, अन्यथा शेड्यूल कास्ट की वाइस चांसलर नहीं मिली। मैं किसी खास कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी की बात कर दे तो शायद ही कोई पूरे देश भर की किसी भी जगह पर कोई चीफ सेक्रेटरी है। तो कहीं न कहीं आखिर ये आरक्षण मिला, तो ये आरक्षण या रिप्रेजेंटेशन जो मिला उसका हमारा वास्तविक रूप से कहाँ पर फायदा मिला? नहीं मिल रहा। मैं खुद देखता हूँ कि अगर हमारे लोग पढ़ाना बहुत कम सोचते हैं कि अगर ग्रेजुएशन पढ़ लिया तो किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लो, सिविल की तैयारी कर लो, पीसीएस की तैयारी कर लो। क्या है, एक तरह का हम एक सर्वेंट को पैदा करने के लिए कि एक सर्वेंट बन के रहो। अगर आप पीसीएस अधिकारी बनना है तो उसके आधार से सरकार जैसा उसके इशारे पर नाचो, आईएएस बनना है उसके इशारे पर नाचो। लेकिन कभी हायर एजुकेशन के फील्ड में अगर हम बढ़ा कर अपने बच्चों को पढ़ाएं तो वही हमारा रिसर्च और बुक की लिखेगा। मैं देखता हूँ कि अगर बाबा साहब के ऊपर लिख रहे हैं या माता सावित्री बाई फुले के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या शेड्यूल कास्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कोई करने वाला नहीं है। कौन कर रहे हैं? तो फलना मिश्रा जी कर रहे हैं, फलना सिंह साहब कर रहे हैं, फलना राय साहब कर रहे हैं, भूमियार जी कर रहे हैं, राजपूत जी कर रहे हैं, मिश्रा जी कर रहे हैं। और वो हमारे समाज के ऊपर हम ही को रिसर्च लिखकर बताते कि हम कितना गलत में हैं। और उस किताब को पढ़ेंगे हमारे लोग, पीएचडी में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, ये जानते हुए कि उस किताब पर हमारे बारे में लिख करके हम ही को बताएंगे कि आप सामाजिक रूप से पिछड़ापन है। मैंने ऐसे 500,000 बुक तो जरूर पीएचडी के दरमियान में पढ़ा, और जितने बुक पढ़ा जो हमारे समाज के ऊपर ऐसे लोगों ने लिख कर करके हम ही को ह्यूमिलिएट किया। तो हमारी जो वैचारिक क्रांति को मारना है, विचारों को मारना, ये सब एक बहुत बड़ा कारण है हमें पिछड़े पर रहने के कारण। हमें ज्यादा से ज्यादा बौद्धिक विकास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने लोग रिसर्च करें, अपने समाज के ऊपर वो जानकारियां जुटाए, वो अध्ययन करें, वो सही तथ्यों को रखे। हम पीड़ित हैं तो हम उस दर्द को समझ सकते हैं, ना कि कोई दूसरे वाले तो दर्द को छुपा दे। वो बाबा साहब की पीड़ा के ऊपर ऐसे लिखते हैं जैसे लगता है कि बाबा साहब का पीड़ा भी नहीं, एक उनका पड़ी। तो कहीं ना कहीं हमारे विचारों को मारने का प्रयास किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा है बुरा है, वो इसलिए कह रहा है कि वो आए तो दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे महापुरुष, महान पुरुषों की श्रेणी में रखिए, कोई योगदान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ किए नहीं किए लेकिन हमारे विचार मारे गए। पूरे दुनिया भर में, विश्व में अगर कोई योगदान रहा तो हमारे लोगों को रहा। 1857 की क्रांति की बात करें तो माता दीन भंगी की शुरुआत हुई, कहीं नहीं जिक्र है प्रथम। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने आइडेंटिटी के साथ साथ अपने जड़ को समझने का प्रयास करना। ये हर दल से जुड़े, लेकिन अपनी जहां बात होगी, अपनी सामाजिक क्रांति की बात होगी, हमें सोचना होगा। हम बहुत बड़े लेवल पर संविधान बनाने के बाद जब बाबा साहब के संविधान को अनुकरण नहीं कर पाए, ये हमारा फेल्यूर है। राइट। हम धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए, हम किताब पढ़ने के लिए, मंत्र पढ़ने के लिए पूरे तरीके से ललायत रहते हैं, और हमें क्या जानना है नहीं जानना हम रोज न्यूज में पढ़ते हैं, लेकिन संविधान के 2 अनुच्छेद या 2 अधिकार के बारे में जानने का हम प्रयास नहीं करते। हम आरटीआई नहीं जानते कि हमारे अधिकारों का। तो ये सब चीजें जो है, हम पढ़ तो रहे, शिक्षित और साक्षर होना बहुत अंतर। हमारे दिमाग में हम सब कुछ जाने के है, लेकिन हम व्यवहार में कुछ नहीं उतार पा रहे। तो हमें व्यवहारिक रूप से आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने तथ्यों को सही से आकलन, हमारे समाज का अच्छा रिसर्च हो, अच्छे लोगों की बुक जाए, उनके बौद्धिक चिंतन हो, उनके बारे में अच्छे से लिखा जाए, वो है।
ये जी सब जरूरी है जिससे हम अपने समाज को ला सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। हम अंतिम पड़ाव में हैं। कुमोद जी, आप बताइए राजनीतिक दृष्टिकोण से सॉल्यूशन, फिर अंत में हम डॉक्टर सपन से भी अंतिम कंक्लूजन लेंगे। जी कुमोद जी, शॉर्ट में जी। मैंने ये क्या था क्वेश्चन अभी? क्वेश्चन ये है कि अल्टीमेट जो है, जैसे आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं ना अभी, पीपल्स पार्टी हाँ, ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, उस दृष्टिकोण में आप क्या सॉल्यूशन देखते हैं, समाधान? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि जो समाधान की बात हुआ है, हम्म तो पहले तो हम अपने लोगों को जागृत करना होगा। अभी बाबा साहब के अनुसार जो है कि संविधान है, संविधान के तहत जो कैटेगरी बांटा हुआ है, एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी को मूल निवासी पहचान के तहत बताना होगा कि ये भाई आप लोग मूल निवासी पहचान हैं। अच्छा, मूल निवासी पहचान सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों को समझ में आना चाहिए। अभी भी बहुत सारे ओबीसी, जैसे हमारे ही कास्ट वगैरह में लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग बहस में हैं, जबकि ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं। हम्म, ओबीसी को हथियार बना के रखा है। ओबीसी को जी ठीक है। दूसरी बात है कि अगर सपना हम देखते हैं तो विदेश से कोई आके आपके सपना को पूरा करने वाला नहीं है। हम्म आपकी सपना है कि हम अपने माने व्यवस्था को परिवर्तन करें, तो आप इंग्लैंड से कोई आकर आपका आपका समाधान नहीं कर रहा। हम्म दूसरा बात कि अगर बच्चा अगर फेल हो जाता है स्कूल में, तो हम्म किसको दोष दिया जाता है? जाहिर सी बात है कि टीचर को दोष होता है कि बच्चा फेल हो जा रहा है, बार बार आप क्या पढ़ाते हैं। हम्म, तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जी आपकी आवाज काफी डिस्टर्ब है कुमोद जी। हेलो, हाँ बोलिए समाज में बोलिए। जो शिक्षित, हेलो सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ आ रही है, कंक्लूड करिए। हाँ, ये मैंने वही हम बता रहे थे, कैलकुलेट करके मतलब यही कहना है कि हम अंतोगत्वा मतलब अपने महापुरुष के जो टारगेट था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर चलना है। उसके बाद हमारा जो बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ संविधान है, संविधान के तहत संवैधानिक तरीके से हम लोग को व्यवस्था परिवर्तन अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तीसरा बात है कि ये आपका क्या तो भूल रहे हैं। चलिए, ये हम लोग का लक्ष्य है, मतलब इस तरह से हम लोग चाहेंगे तो प्राप्ति कर सकते हैं। और जी कोई भी परिवर्तन तब होता है, देखिए सामाजिक परिवर्तन होगा तो राजनीति, पहले वैचारिक परिवर्तन करना होगा, समाज में एक समाज बनाना होगा वैचारिक रूप से, तब जाके वो जब वैचारिक होगा तो सामाजिक होगा, सामाजिक होगा तो हम लोग को राजनीतिक भी होगा और सब कुछ होगा। और हम लोग आज तक मतलब सरकारी नौकरी के तलाश में है, अब हम लोग को सरकार बनाने के फेर में रहना है। जी सरकारी नौकरी अब हम लोग देंगे सर। वाह, जी सर, ओके। धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू। डॉक्टर सपन, आप कंक्लूजन आप क्या देना चाहेंगे जी? जी कंक्लूजन सर, मैं ये देना चाहूंगा कि मूल निवासी बहुजन का अगर आंदोलन को लक्ष्य तक ले जाना है, तो इसके हम्म लिए मैं एक ही कि हमें अपनी जो संविधान है, जो हमारी हमारे जो जो महापुरुष है उनके बारे में पढ़ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में जो सिलेबस के रूप में लाया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम्म इवन हम जो दिल्ली और नॉर्थ यूपी में जितने भी साइड उधर हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, एक हम्म सब्जेक्ट लाया गया, तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट बाय फोर्स बाय प्रेशराइज उनको लाना पड़ा। हम्म लेकिन वो ले तो आए, वो सब्जेक्ट में उसको डाल तो दिए, हम्म लेकिन जो मेन उसका कंटेंट है, कंटेंट बहुत उलटफेर कर दिया गया है। क्योंकि मैं खुद उसका क्वेश्चन पेपर, उनका जो सिलेबस है, मैं खुद देखा हूँ। उसमें कहीं भी किसी भी कहीं पे मतलब किसी भी वर्ग की बात नहीं है। बस जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान, जो पार्लियामेंट में कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग जाते हैं, उनकी उम्र क्या है, तो हम्म यही सब घुमा फिरा के बातें रखी गई है। तो मेरा कहना यही है कि लोग, जो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को संविधान को अच्छी तरह से, बहुत ही संवेदनशील से उनको हर एक बातों को समझ के जी वो पढ़ना चाहिए उसमें क्या है। और हमारे महापुरुषों ने जो जो दिशा निर्देश दिए हैं,
दिशा निर्देश पे हमें चलना है, तभी हमारा हमारा जो है जो जागृति, जो उद्धार है हम बोलते हैं उसको, वो हो पाएगा। नहीं तो, और जब तक से वो सामाजिक हमारा जो जो चेतना वो नहीं जगेगी, तब तक से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी पैनलिस्ट, हमारे साथ विद्वान साथी जो जुड़े थे, उन्होंने स्पष्ट बताया कि एक तो पहले जो कंसेप्ट है हमारा सिद्धार्थ गौतम का, वो समझना पड़ेगा। डॉक्टर पिंटू सर ने कहा कि जो धर्म का जो हिसाब किताब है उसको भी हमको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जहाँ फंसे हुए हैं वही हमारी समस्या है, जिसको हम अपनी कल्याण का रास्ता ढूंढ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो कुमोद सर ने बताया कि मतलब इतिहास को जानना होगा, जागृति लाना होगा, अपना मतलब खुद दीपक बनने का तलाश करना, ओवरऑल जो जो कंसेप्ट जहाँ से आया है उनके मार्गों पर हमें चलना पड़ेगा। डॉक्टर सप्पन ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो घालमेल चल रहा है उसको समझने की शक्ति, हाँ, डॉक्टर पिंटू सर ने कहा कि साक्षर और शिक्षित में एक बड़ा डिफरेंस है, और हम साक्षर बनता जा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने का हिसाब किताब है। तो मैं तमाम पैनलिस्टों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। क्यों हम दूर है इसका हमने विश्लेषण किया और काफी सारी बातें यहाँ पे आई। हम आशा करते हैं जो दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, और फिर हम कल संध्या 7 बजे इसी तरह से, इसी तरह के जो ज्वलंत मुद्दे, जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसके साथ हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ हर रोज 7 बजे संध्या 7 से 8 हमारे साथ जुड़िए। हम विदा लेते हैं आपसे, कल तक के लिए सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जय भीम, जय मूल्यवान। थैंक यू जय संविधान। जी, थैंक यू सर।